अच्छा, द फॉलोइंग इज अ समराइज स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट पर्टेन टू शोहर, बीवी एंड दूसरी वाली बीवी सॉरी एज एट 30 जून 2018। तो पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट, PLSLAL ये काट दें, फिर सवाल शुरू करते हैं। 300, 350, ये सारा काट दें। काट दिया जी। किसी को कोई मसला तो नहीं कि पेरेंट ने दूसरी वाली बीवी से 25 रुपए लेने हैं और दूसरी वाली बीवी ने उसे 25 रुपए देने हैं? ये मसला तो नहीं किसी को हो रहा? इस मसले का हल अभी बता दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी पुरानी वाली बात पे बरकरार रहें। गोश्त के अलावा सब काट दें। ये क्लोजिंग आ रही है ना, इसके अलावा सब ये करना है आप लोगों ने। और आज आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि शोहर और दूसरी वाली बीवी में डेटर क्रेडिटर कैंसिल नहीं हुआ करेंगे, मजबूरी है हमारी, क्योंकि उसके एसेट्स लायबिलिटीज हम उठाते ही नहीं। इसके एसेट्स लायबिलिटीज को हम लिफ्ट ही नहीं कराते। जब उठा ही नहीं रहे तो फिर कैंसिल कैसे करें ये चीजें? तो वो जो कैंसिलेशन की एडजस्टमेंट थी सारी फारिग हुई। कोई लोन रिसीवेबल, लोन पेबल कैंसिल नहीं होंगे, कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल। अभी एक सफा बना हुआ, सारा कुछ लिखा हुआ है, उस पर कुछ नोट करने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल कैंसिल नहीं होंगे, डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड पेबल कैंसिल नहीं होंगे, डेटर क्रेडिटर कैंसिल नहीं होंगे, कोई भी आपस के रिसीवेबल पेबल हैं कैंसिल नहीं हुआ करेंगे। द रीजन इज कि हम एसोसिएट की इक्विटी पे नजर रखते हैं, उसके डेटर क्रेडिटर पे नजर नहीं रखते। तो बस उसकी इक्विटी से खेला करना है हम लोगों ने। तो वो जो सारी एडजस्टमेंट्स थी डेटर क्रेडिटर वाली, वो आपकी सारी की सारी खत्म हो गई, इस टॉपिक के अंदर नहीं हुआ करेंगी। हाँ, देखने में आपको नजर आ रहा है कि शोहर कह रहे हैं मैंने दूसरी वाली बीवी से 25 रुपए लेने हैं, और वो भी कह रही है सरताज मैंने तुझे 25 रुपए देने हैं। सरताज मैं कहती हूँ चुप जरा सबर कर सानू कॉन्सेप्ट अच्छा, तो पी कह रहे हैं मैंने 25 लेने हैं और ए कह रहे हैं मैंने 25 देने हैं, लेकिन हम इस 25 को उठाया ही नहीं करेंगे जी। क्या बस इक्विटी पे तो कुछ ना कुछ तो नजर रखनी है ना। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, तो सॉर्ट ऑफ नेट एसेट्स पे नजर रखी हुई है, ये कह दें। ओके, आ गया बस ठीक है, इस तरह सोच लें। क्या है ऐसे बिला वजह उस साइड पे क्यों जाने की जरूरत है? चलें आगे, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 फिगर्स उठा लें, फिर सवाल शुरू करते हैं। 15 फिगर्स हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स आज 500 इकट्ठी दी हुई है, फिर नीचे जाके उनको अलग अलग कर लेंगे, तो इसको वर्किंग 1.1 में ले जाएंगे क्योंकि इकट्ठी दी हुई है। बाकी सारी चीजें तो उठा लें। तो ये फिगर्स तो मैंने आपको बता दिया आज कि ये फिगर जाया करनी है वर्किंग नंबर 7 में, और ये तो मशहूर ज़माना वर्किंग नंबर 3 में और वर्किंग नंबर 2 में। जी पापा आ जी 430 प्लस 200 इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1.1 इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन 500। शोहर कह रहे हैं मैंने इस वाली बीवी से 30 रुपए लेने हैं। अब इसको शो कर दें, फिर कैंसिल बाद में कर लेंगे। अब ना 2-3 लाइनें छोड़ें इधर। कितने लेने हैं? 30। फिलहाल मैं अलग अलग ही शो कर रहा हूं, लेकिन आईकैप में अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, वो हम देख लेंगे। और इससे कितने लेने हैं इसने? 25। कुछ चीजें बेची होंगी उधार पे, तो डेटर से पैसे लेने हैं। कितने? अभी बस दीवानावार फिगर्स को उठाएं। सिर्फ किसकी किताबों से फिगर्स काटनी है? एसोसिएट की सिर्फ किसकी किताबों से फिगर्स काटनी है? एसोसिएट की कब्बाज बहुत गड़बड़ कर रहा है, पहला दिन है ना जी। 440 और
खुदा के लिए ये फिगर्स उठाते हुए बस रिलैक्स रहें, 440 और 400। अदर करंट एसेट्स 400 400, कपाटल 600 और 250, कापाटाल 600 और 250, आरी सीआरई, थोड़ा सा जरा खुला अकाउंट बनाइएगा क्योंकि एडजस्टमेंट्स इसमें आज काफी हैं जी। पीआरई 325, ओके। एसआरई 2, एआरई 2, इन्वेस्टमेंट इन, अच्छा यहां पे हम इन्वेस्टमेंट का लसन लिखा करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के साथ यहां लिखा करेंगे एट कॉस्ट, यानी कितने पे की थी आपने, यहां एट कॉस्ट आया करेंगी। और मुझे और चाहिए इधर पोस्ट आरई, वो होनी चाहिए क्लोजिंग माइनस प्री। क्लोजिंग जरा देख लेते हैं, वो तो अवेलेबल है। व्हाट इज क्लोजिंग आरई? 240। जी अब आप हजरात जो है वो मुझे बता दें तीनों आरईज किधर चली गई। ये आ गई पी आरई क्लोजिंग, ये आ गई एस आरई और ये ए आरई। इनमें से फिर इन दोनों में से फिर प्री माइनस कर देंगे। 30। पहली वाली बीवी कह रही है हाँ मैंने तुम्हें 30 देने हैं। जी कितने देने हैं? 30 देने हैं। एसोसिएट भी कह रहा है मैंने तुम्हें 25 देने हैं, बट ये तो हमने उठाया ही नहीं। 500 और 120। अदर करंट लाइबिलिटीज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फिगर्स 1 2 15 फिगर्स उठा लिए। अब सवाल शुरू करते हैं। ओके अच्छा भाई parent acquired 20 million shares in S. सही है। शेयर कैपिटल कितने मिलियन है? 250 मिलियन। 250 डिवाइड बाय 10 25, 20 डिवाइडेड बाय 25 80%। तो सब्सिडरी को हमने खरीदा हुआ है
80%। PA acquired 20 million shares in subsidiary for 17 per share for सऊदी किंग को एक शेयर के 17 रुपए दिए। थोड़े से पैसे ले लो, बस ये वाला पेज 27 का टॉप, थोड़े से पैसे ले लो। तो 20 मिलियन शेयर हमने कितने में खरीदे हैं? लेस टेक टू वर्किंग वन, कितने शेयर खरीदे हैं हमने? 20 मिलियन। सऊदी किंग को कितने पैसे दिए? अपने शेयर इश्यू नहीं किए। ये 17 रुपए कुछ और होता है, ये 17 होता है कि सब्सिडरी का शेयर है, मैं 17 रुपए का खरीदता हूं तुम्हारे से, तो बताएं 340। बाकी पता नहीं अब कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सवाल आगे चलता तो पता चलेंगे। एंड 8 मिलियन शेयर्स इन एसोसिएट फॉर 16.25। पहले इसको छोड़ें, 8 मिलियन पहले देख लें। 8 डिवाइडेड बाय नहीं 200 नहीं, 8 डिवाइडेड बाय 20, 40% का क्या करना है अभी, छोड़ें। फॉर 16.25 पर शेयर। तो कतर के किंग से हमने कितने शेयर खरीदे हैं? कतर के किंग से हमने कितने शेयर खरीदे हैं? टेक टू वर्किंग 7, कितने शेयर खरीदे हैं? 8 मिलियन। एक कितने रुपए का? अगर अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट्स में बच गया तो पता नहीं वो फिर पेरेंट ने कहां इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, वो सवाल वाले ने भी नहीं बताना। अब अगर अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट्स में कुछ बच गया, फिलहाल इसको ले जाए 130 को इधर जी। वर्किंग नंबर 1.1 130। तो अल्लाह का शुक्र है जी, सब्सिडरी को हमने खरीदे 340 देके और एसोसिएट को खरीदे हमने 130 देके। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट। बाकी सवाल के एंड पे करना है तो एंड पे कर लें, अभी करना है तो अभी कर लें। 30 इसको भी शायद ले जाएं अभी आप। इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग 7 से भी अलग आएंगी, ये पता नहीं कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये शायद पता नहीं कौन सी हों, पता नहीं जो भी हों। ओके, अदर इन्वेस्टमेंट्स चलें जी। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कितने साल पहले खरीदा है? 3 साल पहले। 3 साल पहले, यकम जुलाई 15 लिखा हुआ है ना, 30 जून 16, 30 जून 17, दोनों को ही 3 साल पहले खरीदा है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द आरई ऑफ एस एंड आरई ऑफ ए वाज 140 एंड 100। जरा जगह बताएं प्री की जगह किसी को याद होगी हो? इसकी कितनी है? -100। लेकिन बेहतर है इस टॉपिक में ना एंड का वेट ना करें, 7-7 परसेंटेज लगाते रहें। इस टॉपिक में जरा 7-7 परसेंटेज लगाते रहिएगा। इसने कितना कमाया है? 200। जब मैंने इसको खरीदा था तब इसने कितना कमाया हुआ था? 100। तो मेरे लिए कितना कमाया है इसने? 56। तो बाकी वो यहां आ रही रहेगी थी, वो बता दें कितनी है? 140। अच्छा भाई, अब 3 फिगर्स देख लें और उनसे खेलना सीख लें। नंबर 1 फिगर, हमने एसोसिएट को कितने में खरीदा? 130 में। दूसरा, एसोसिएट ने आज तक कितना कमाया था? पहले कितना कमाया हुआ था? तो 140 इसने और कमाया। 140 में 40% मेरा, तो
तो मुझे खुशी होनी चाहिए। दरख्त में फल लग गए तो दरख्त डेबिट समझ लें, दरख्त डेबिट और खुशी क्रेडिट। चलें जी अब एडजस्टमेंट्स करना शुरू कर दें। इंटरकंपनी सेल्स of goods are invoiced at a markup of the relevant detail of intercompany transactions are as follows। जी अच्छा बेट, इस एडजस्टमेंट को तो डायरेक्ट आप कर दिया करें, अल्लाह आपका भला करे, सीआरई अकाउंट में ब्रैकेट में करके। बैलेंस शीट का सवाल है ना, तो आप बड़े हो जाएं। ये कौन सी फिगर है? सोल्ड। ये अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालना है मैंने, बस जहन में रहे, सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट। तो 30 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो इसको सीआरई में ले जाऊं या एसआरई में ले जाऊं? सीआरई। तो जब सीआरई में लेके जाना है तो फिर सीआरई में ही वर्किंग कर लें, या वर्किंग 8 खोल लें लेकिन 3 लाइनें ना डालें, सोल्ड अनसोल्ड अनसोल्ड, वो टाइम लग जाएगा, खाली अनसोल्ड का प्रॉफिट निकाल लें। लेकिन अगर बड़े हो गए आप तो बिल्कुल इजाजत है इसकी, यहां स्टॉक लिख के जी बोलें 30 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20। सीआरई डेबिट कैलकुलेशन भी एग्जामिनर को शो कर दी, यहां भी गुजारा, लेकिन बैलेंस शीट के फेस पे कैलकुलेशन शो ना कीजिएगा, वो थोड़ा सा मैस मच जाता है। तो कैलकुलेशन यहां शो कर दें, सीआरई डेबिट एंड स्टॉक माइनस 5। तो वर्किंग 8 मैंने अवॉइड कर दिया। ये बच्चों वाली एडजस्टमेंट थी, दूसरे दिन पढ़ ली थी कंसोलिडेशन। ओ आटू पा पाटू आ, पहला वाला ए टू पी है ना, दूसरा वाला पी टू ए है। तो एसोसिएट ने भी पेरेंट को चीजें बेची हैं, मुस्कुराएं, और पेरेंट ने भी एसोसिएट को चीजें बेची हैं। ठीक है, खेलते रहो आपस में तुम लोग। वर्किंग नंबर 8 जी, ए टू पी, सोल्ड 50, अनसोल्ड अनसोल्ड का 12 डिवाइडेड बाय 2। एक नई लाइन डालनी है इस टॉपिक में ना, 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहना है। पीस शेयर, इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहना है। पीस शेयर 2 ज़रब 40%। ये 40% वो है जितना हमने एसोसिएट को खरीदा हुआ है, और ये 2 वो है जो पहले लेके जाते थे, आज 2 नहीं लेके जाना, 2 का 40%, 0.8। बस इस फिगर की आपने जनरल एंट्री करनी है। जी जनरल एंट्री में बता देता हूं, जनरल एंट्री बता देता हूं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि किसने बेचा? ए ने। ए का प्रॉफिट जो है ना एआरई में पड़ा हुआ है। अब ए का प्रॉफिट मैं ये नहीं कह सकता कि एसआरई में पड़ा हुआ है या पीआरई में पड़ा हुआ है। ए का प्रॉफिट एआरई में पड़ा हुआ है, तो बेसिकली वो सीआरई में पड़ा हुआ है। तो अब अनलकीली हमें सीआरई ही डेबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि एआरई हमने कोई अकाउंट नहीं खोला। तो बताएं ए का प्रॉफिट किधर है? सीआरई में। मजबूरी में अब पड़ा ही उधर है तो उधर से निकालेंगे, क्योंकि हमने कोई वर्किंग 7.1 नहीं खोली एआरई, वरना वो खोल लेते तो शायद आसान हो जाता। लेकिन अब यही तरीका चल रहा है दुनिया में। किसने बेचा? ए ने। किसके प्रॉफिट में पड़ा हुआ है? ए के। ए का प्रॉफिट ढूंढने, यहां आके पार्क कर दिया हुआ हमने, ए से इतना प्रॉफिट आया, तो इसको डेबिट करेंगे। किसने खरीदा? पी ने। तो किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? पी का स्टॉक बताएं कितना है। यहां करंट एसेट्स में तो सारी चीजें पड़ी हुई, कैश, बैंक, स्टॉक। तो एक इस फिगर में मसला है 440 में,
और एक मसला है 56 में, तो इन दोनों को हमने सही करना है। तो अब ये रट्टा भी नहीं मारना पड़ा, चीज भी याद हो गई। किसने बेचा? ए ने। किसको? तो ए के प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, तो वो ARE वर्किंग 3 में पड़ी है, और पी की बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, तो पी के स्टॉक में पड़ा हुआ है। पी का स्टॉक ये है 440। तो एंट्री तो आसान सी बन गई, CRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट 0.8। इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेजेस लगाते रहने, वो हमने चौथी लाइन डाल के परसेंटेज लगा दिया। आज तक 3 लाइनें डलती थी, अब चौथी लाइन डली है। चलें एंट्री करें, CRA डेबिट स्टॉक क्रेडिट। लेकिन आप समझने के लिए लिख लें, ये कौन सी वाली डील थी? ये A to P वाली थी। पहली वाली कौन सी थी? P to S जी। CRE डेबिट कितने से? CRE डेबिट, और स्टॉक 0.8। जी हाइब्रिड में जल्दी आइएगा, तो अगली एडजस्टमेंट्स चल रही हैं। ओके, अगली एडजस्टमेंट R2 पाप R2 आ P2A सोल्ड 30। अच्छा, पेपर में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोगों ने बस इस तरह कर देना है A to P को, ये सारा करने की बजाय आप लोग पेपर में इस तरह कर दीजिएगा, 12 डिवाइडेड बाय 120 जरा 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 40%। तो पेपर में तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हम इस तरह कर दिया करेंगे। फिलहाल तो हम बड़े लगे हुए हैं, सोल का प्रॉफिट पीस एंट्री। एंट्री किया भी नहीं करनी है, एंट्री तो सोचा करनी है पेपर में। जालिमों, अगर खुदा ना खासा किसी ने वर्किंग 8 कर दी, मैं तो वर्किंग 8 करने को नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं पेपर में सिर्फ ये करने, 0.8 निकल आएगा, और इसकी एंट्री सोच के कर देनी है, ना कि लिख के करनी है। एंट्रीज उसने मांगी नहीं, पेपर में तो बस ये करना है। चलें, फिलहाल टाइम जाया करने का शौक। सोल्ड, अनसोल्ड 24, अनसोल्ड का प्रॉफिट 24 डिवाइडेड बाय 100 जी 4 पीस शेयर। इस टॉपिक में परसेंटेज साथ साथ लगाते रहने। जी बोलें, 4 इंटू 40%, 1.6। ओके, अब ये डायरेक्शन देख लें, पी से ए की तरफ। किसने बेचा? पीआरई देख लेते हैं किधर पड़ी हुई है। पीआरई, ये तो सीआरई में ही पड़ी हुई है, तो यहीं पे डेबिट करना पड़ेगा। किसने खरीदा? ए ने। किसने खरीदा? अब सारे ऊपर देखें, 350 में पड़ी हुई है। हमने तो इसको उठाया ही नहीं, तो अब स्टॉक क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक हमने उठाया ही नहीं। तो 350 में पड़ी हुई है, पहले 440 में पड़ी हुई थी, अब 350 में पड़ी हुई है। तो आज आके फिर जोरा वर्किंग 7 पे ही निकाला करेंगे, क्योंकि वर्किंग 7 ही शो कर रही है एसोसिएट का सारा डाटा। तो ये भाई एक बड़ी अजीब सी बात हो गई इस टॉपिक में कि स्टॉक क्रेडिट नहीं किया करेंगे जब A to P वाला सिनेरियो होगा। P to A वाला, किसने बेचा? P ने। किसके प्रॉफिट में पड़े?
पी के यहां पड़ा है, किसने खरीदा? ए ने। किसके स्टॉक में पड़ा है? ए का स्टॉक हमने उठाया ही नहीं। बेसिकली ना ये जब हम क्लोजिंग और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह उठा लेते हैं तो ये इसके नेट एसेट्स ही उठा लेते हैं बेसिकली एक तरह के, तो इसको उसके नेट एसेट्स वर्किंग 7 में पड़े होते हैं, लेकिन इस तरह कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। तो बस ये बता दें मुझे कि सीआरई में प्रॉफिट पड़ा हुआ है और ए के स्टॉक में स्टॉक पड़ा हुआ है, वो मैंने उठाया नहीं, तो जोर कहां निकालेंगे फिर? इन्वेस्टमेंट्स पे। बोलें। सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, वर्किंग 7 वाली ऑब्वियसली। तो ये थोड़ा सा इस टॉपिक में मजे की चीज है। बताएं जी। यार इधर स्टॉक का प्रॉफिट ही रिवर्स हो रहा है, स्टॉक लिखने में कोई मसला नहीं है, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट स्टॉक, लेकिन स्टॉक में लेके नहीं जाएंगे बेसिकली, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। बाकी स्टॉक लिखना नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है। तो प्रॉफिट रिवर्स हो रहा है, तो इसने हिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करना है, लेकिन मैं इस तरह कोई आपको याद नहीं करा रहा कि यहां क्या लिखना है और वहां क्या लिखना है, एंट्री बस करके आए, सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, बस छोड़ें, कुछ भी नहीं लिख रहा मैं, सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बस। स्टॉक अकाउंट में नहीं लेके जाना जी। जी 40% वाली डिस्कशन की लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं कि 40% साथ साथ क्यों लग रहा है। इसकी लॉजिक तो मैंने अभी डिस्कस नहीं की, मैं कर लेता हूं। पर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हैं, इससे ऊपर आई कैप नहीं पूछेगा। लॉजिक पे 4-5 मिनट अभी मैं इंशाल्लाह जाया करूंगा, डेट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, लेकिन जारी बात है करना तो करें। तो स्टॉक लिखें, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखें, वो कोई मसला नहीं। ये कौन सी वाली एडजस्टमेंट है? स्टॉक की एडजस्टमेंट है, बस मैं ये याद रखने के लिए कर रहा हूँ, स्टॉक की एडजस्टमेंट है। किससे किसकी तरफ? P2। तो किसने बेचा? पी ने। पी के प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, और ए का स्टॉक हमने उठाया ही नहीं, ये पी का है और ये एस का है, ए का स्टॉक हमने उठाया ही नहीं, तो जोर कहां निकाल दें? इन्वेस्टमेंट पे। तो ये स्टॉक की एडजस्टमेंट है जो किससे किसकी तरफ गया है? P2 है। तो टी काउंट्स आप लोगों ने नहीं देखने, आप लोगों ने जनरल एंट्री सोचनी है क्या है, वहां से फौरन बात निकल आया करेगी। बाकी भाई A to P हो या P to A हो, परसेंटेज तो आपने साथ साथ लगानी है। असल में ये पेरेंट है और ये एसोसिएट है। ऊपर वाले डायग्राम से नहीं कि P मैंने उधर लिखे, A मैंने इधर लिखा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे पास जगह थी इधर खुली, मैंने इसलिए P और A लिख लिया। ये ना कहिएगा P इधर लिखा है A इधर लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके ऊपर मत देखें, काले के ऊपर ये P है और ये A है। तो जहां तक ताल्लुक है A का, तो A का 60% इमरान खान के पास है, सॉरी A का 60% इंजमामुल हक के पास है, और 40% मुझ गरीब ने खरीद लिया। शायद मुझे कोई एनसीआई कहता हो, लेकिन वो उसकी बात है, जो इसके 60% ओनर होंगे वो मुझे एनसीआई कहते होंगे, लेकिन ये मैं बहुत और साइड पे बात ले गया, ये तो करना मकसूद नहीं था मेरे भी, मैं तो कुछ और बात करना चाह रहा था। तो मैंने एसोसिएट को कितने % खरीदा हुआ है? तो इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूं, ये मेरा हिस्सा है एसोसिएट में। अब ऑब्वियसली जब एसोसिएट पेरेंट को चीजें बेच रही है तो हम ऐसे सोचेंगे कि मैं अपने आप को ही चीजें बेच रहा हूं, ये भी तो मैं ही हूं। हाँ ना कर देना, ये भी तो मैं ही हूं। ये पी नहीं है, ये क्या है? ये किसका हिस्सा है? 40% पी का। तो किसने किसको चीजें बेची? तो ए ने पी को। जब ए ने पी को चीजें बेची तो इसका मतलब है 60% प्रॉफिट की तो मुझे टेंशन नहीं है, वो तो असल में इंजमाम ने पीटीसीएल को चीजें बेची हैं, उस पर हमें एतराज नहीं है। लेकिन अगर मैं ही अपने आप को चीजें बेच रहा हूं, आप ये एग्री करें कि ये मैं ही हूं, पीटीसीएल ही है? वो हाँ ना कर दें, ये पीटीसीएल ही है। ये कौन है? इंजमाम। ये कौन हूं?
पीटीसीएल में। तो अब जिस वक्त एसोसिएट किसको चीजें बेचेगा, बोले जल्दी, पेरेंट को, तो इसका मतलब है सॉर्ट ऑफ इंजमाम और पीटीसीएल मिलके पीटीसीएल को चीजें बेच रहे होंगे। यही ओनर है ना इसके, इंजमाम। तो इंजमाम बेचता है पीटीसीएल को चीजें बेचे, उसमें हमें एतराज नहीं है। लेकिन जो पीटीसीएल ही अपने आप को चीजें बेच रहा है वो आप लगा दें, और उधर भी सोच लें P2A में आ जाए। अब पीटीसीएल अगर इंजमाम को चीजें बेच के प्रॉफिट कमा रहा है तो कमाए, लेकिन अगर पीटीसीएल अपने आप को ही चीजें बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, एसोसिएट तो कुछ नहीं है ना, एसोसिएट तो कुछ नहीं होती, उसके ओनर असल होते हैं। तो अगर पीटीसीएल अपने आप को ही, अब पीटीसीएल ने जब चीजें बेची इसको, तो बेसिकली पीटीसीएल ने इंजमाम को चीजें बेची और पीटीसीएल ने अपने आप को चीजें बेची, तो इसलिए इधर भी 40% लगाना पड़ेगा। दैट इज वेस्टेज, कोई जरूरत नहीं इस डिस्कशन की। होती है तो मैं इंशाल्लाह जरूर डिटेल से करता आपके साथ। इट्स एनफ। अच्छा बताएं जी, इस टॉपिक में क्या एहतियात करनी है? साथ साथ, और जो 3 लाइनें होती थी उसमें कितनी लाइन डाल देनी है? एक नई, दोनों जगह चौथी लाइन डाल देनी है। और एंट्री तो बड़ी आसान सी है, एंट्री तो दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। चलें जी, वर्किंग नंबर 10। बाकी अभी आपको पता है हम डिस्पोजल अकाउंट खोलेंगे और गेन निकालेंगे, ग्रॉस डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 3 रुपए आ जाएगा। एक नई लाइन डालेंगे पीस शेयर, और ये एडजस्टमेंट भी हमारी खत्म होगी। ये फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट होगी P2A और A2P। और आखिरी एंट्री हम इंपेयरमेंट की करेंगे। इंपेयरमेंट CRE में ले जाएंगे, नुकसान ही है ना, पेरेंट को नुकसान हो रहा है, इंपेयर हो गई इन्वेस्टमेंट, इंपेयरमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ये जी बस थी एडजस्टमेंट्स, यही थी अब एसोसिएट की बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स। बाकी आपस के डेटर क्रेडिटर, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल की कल रिवीजन करेंगे, वो काटने नहीं होते। तो बस ये एडजस्टमेंट्स आपके सिलेबस में है। पॉइंट नंबर 3। अच्छा ये डेटा जरा अजीब तरीके से दिया हुआ है, जरा कोशिश करे कोई बंदा गेन निकालने की। डेटा अजीब तरीके से दिया हुआ है, इसका एसोसिएट से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर्मूला पहले बनवाएं, फॉर्मूला प्लस पी इज इक्वल टू, कुछ फॉर्मूला बोलें, इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इस टाइप का कोई फॉर्मूला बोलें। नहीं 16.2 से तो मैं नहीं खेलने को कह रहा, मैं तो फॉर्मूला पहले बनवा रहा हूं। 80, 180, 100, पता नहीं जो भी वो। ऑन 1 जनवरी 18 हमारे साल के मिड में पेरेंट ने बेचा है प्लांट एसोसिएट को एट अ प्राइस ऑफ 16.2। वर्किंग नंबर 10, P2A डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है किसकी बुक्स में? जल्दी बताएं ना, कितने का बेचे? एट अ प्रॉफिट ऑफ ऑन, ये सवाल में मसला है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 80% ऑन कॉस्ट या ऑन सेल प्राइस। ये ना आम तौर पे ये वाला जो है ना, अगर सवाल साइलेंट हुआ करेगा तो फिर आप ऑन कॉस्ट ही लीजिएगा, फिर आप ऑन, फिर ये उस तरह नहीं है कि मार्कअप मार्जिन जो मर्जी एज्यूम कर लें, इसमें यू हैव टू एज्यूम इट एज मार्कअप। असल में आम लोग करते भी यही हैं, सेल पे मार्जिन निकालना मुश्किल होता है। पहले चीज खरीदते हैं लोग, चीज खरीद के उस पर 80% डाल के बेच देते हैं। तो आम लोग दुनिया में, याद रखिएगा, उनको मार्कअप का पता है, ये अकाउंटेंट्स को मार्जिन का पता है। अकाउंटेंट्स कहते हैं कितने की बिकेगी उसका 10% लो। हम लोग कहते हैं ये नहीं मुझे समझ आ रही। आम लोग कहते हैं ये मैंने 5 रुपए का मार्कर लिया, इस पे 10% डाल दो, बताओ कितने का बिकेगा। आम लोग कॉस्ट पे परसेंटेज लगाते हैं, अकाउंटेंट्स तो पता नहीं कभी कॉस्ट पे लगा रहे होते हैं, कभी सेल पे। तो एज अ लेमैन पेपर में चलें,
लेमैन क्या करता है, लेमैन 80% कॉस्ट में डालता है। तो चीज 16.2 मिलियन में बिकी है 80% डाल के, सो एट 80%, एट अ प्रॉफिट ऑफ 80% ऑन कॉस्ट। लेकिन प्लीज इस टॉपिक में कॉस्ट तो नहीं होती, इस टॉपिक में तो ऐसे डिप्रिशिएट हो रहे होते हैं, तो कॉस्ट की जगह बेहतर है कि बुक वैल्यू लिखें। फॉर्मूला हमारा बन गया बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। आप बता दें एट प्रॉफिट ऑफ 80% ऑन बुक वैल्यू, तो फिर मैं ये मार्कअप बन गया फिर 100 180। चलें जी नोट कर लें। अब जरा बीवी निकाल लें मुश्किल तरीके से, बीवी किसी तरह बीवी निकाल लें। ये 16 किस पे पड़ा हुआ है, 16.2, ये तो 180 पे पड़ा हुआ है ना। आपस का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, वो आप आपस का प्रॉफिट भी निकाल, मैं बीवी निकाल रहा हूं। 16.2 किस में पड़ा हुआ है, मुझे चाहिए बुक वैल्यू 9 जी। ग्रॉस गेन बता दें, ग्रॉस गेन 7.2। ओके, ग्रॉस गेन बताएं। ये फॉर्मूला तो छोड़े ना, ये तो इस सवाल में वैसे ही उसने मांग लिया था, ये तो बोंगी थी उसकी। ग्रॉस गेन लेस रिमेनिंग लाइफ इंटू 6/, बस ठीक है जाने दें। 6.5, एक जरा लाइन डालनी पड़ेगी, पीस शेयर 6.5 इंटू, इस टॉपिक में ना 7 परसेंटेजेस लगानी है। 2.6 एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आप ही बताएंगे, एंट्री तो इसकी आसान सी है। एंट्री करते हुए ना बस ये जरा जहन में रख लें, P2A लिखा हुआ है, किसने बेचा, प्रॉफिट पड़ा हुआ है पीआरई में और पीआरई पड़ी हुई है सीआरई में। किसने खरीदा, ए की बैलेंस शीट में तो मुझे नहीं, ए की बैलेंस शीट तो मैंने उठाई नहीं, इसमें तो पढ़ा ही नहीं हुआ। ए की बैलेंस शीट मैंने उठाई नहीं, इसमें से कैंसिल कैसे करूं, ए की बैलेंस शीट में पड़ा होना चाहिए, लेकिन ए की बैलेंस शीट मैंने उठाई नहीं, तो आ जाके जोर किस पे निकाल दें। और अभी थोड़ी देर पहले P2A स्टॉक में भी यही किया था, सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, P2A में हमेशा यही करना है। एंट्री 2.6 की, सीआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट नहीं, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 2.6, वर्किंग 7 वाली सारी बात है। कराएं जी सीआरई डेबिट, ये पीपी की डिस्पोजल है, लेकिन पीपी अकाउंट में नहीं लेके जाना। P2A सीआरई डेबिट, और बैलेंस शीट में जाके पीपी क्रेडिट इसलिए नहीं कर सकते कि एसोसिएट के पीपी उठाए ही नहीं, तो जोर निकाल दें इन्वेस्टमेंट्स पे। जी 2.6, नहीं हमने बेची है, खरीदी तो ए ने है ना, तो ए के पीपी में पड़ी होगी। हु इज सेलर, पी, तो प्रॉफिट यहां पड़ा हुआ है। हु इज बायर, ए, तो एसेट यहां पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो उठाई नहीं फिगर हमने कोई। अच्छा
अगली एडजस्टमेंट मैं नहीं करा रहा, ए टू पी, वो भी मैं आपको हैंड रिटन पेज दिखाऊंगा, उस पर आप देख के खुद ही मुझे बता देंगे ए टू पी का क्या करना है। ए टू पी वाली कोई मसला नहीं है। और ये गेन वाली है, आज तक कभी लॉस वाली आई नहीं, अगर आ गई तो इसके, और ये 2.6 इधर चला जाएगा और ये 2.6 इधर आ जाएगा। पीएल वैल्यूज एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर वो कर लेंगे अभी। एज ऑन 30/18 एन इम्पेयरमेंट टेस्ट इंडिकेटेड दैट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज इम्पेयर्ड बाय 24 मिलियन। कितने लोगों की राय है इस पे परसेंटेज लगाएं, कितने लोगों की राय है इस पे परसेंटेज ना लगाएं? इन्वेस्ट, यहां गुडविल इंपेयर नहीं हुआ करेगी, यहां इन्वेस्टमेंट इंपेयर हुआ करेगी। तो इन्वेस्टमेंट इंपेयर हो गई है, तो बताएं इन्वेस्टमेंट अगर इंपेयर हो गई है तो ये जो गम है, इस गम को रिकॉर्ड करना है, क्या परसेंटेज लगा के करें, या आपको लग रहा है कि एक लफ्ज लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन ए इज इंपेयर्ड। इन्वेस्टमेंट इन ए का मतलब है फिर ये इंपेयरमेंट का मेरा अपना हिस्सा है, तो ये वाहिद फिगर हुआ करेगी जिसपे 7 परसेंटेज नहीं लगानी, इस पे परसेंटेज नहीं लगानी होगी। अंग्रेजी पढ़ लें, इन्वेस्टमेंट इन ए 24, बाकी एंट्री सोचे कोई करा दे, आसान सी एंट्री है, एंट्री गुडविल तो क्रेडिट नहीं कर सकते बस भाई। सीआरई में पेरेंट को ही गम होना है ना, पेरेंट को गम होना है और किसको गम होना है, तो पेरेंट की खुशियां जहां पड़ी हैं वहीं पेरेंट का गम। सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। लकीली आपको मजे की बताऊं, सारी एडजस्टमेंट सीआरई में होती हैं, क्योंकि पीआरई एआरई दोनों सीआरई में पड़े हुए हैं। सीआरई डेबिट, गम डेबिट कितने से, गम डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। गुडविल तो आ नहीं रही कि गुडविल को इंपेयर करें, जो नजर आ रही है उसी को इंपेयर कर दें। इन्वेस्टमेंट इंपेयर हो गई तो इंपेयरमेंट टोटल फारक सा सवाल। काम के सवाल मैं आपको दिखाऊंगा।
बोले NCI is measured on proportionate base. 390 into 78। अच्छा, एक बात याद रखें, इट इज अ ब्लंडर कि आप टी काउंट्स के फॉर्मेट याद करें कि यहाँ क्या क्या चीजें आनी हैं, यहाँ क्या क्या चीजें आनी हैं। ये ब्लंडर है, बस अकाउंटिंग आसान है, अकाउंटिंग आसान है। टी काउंट के फॉर्मेट याद नहीं करने, एंट्री लॉजिक पे याद रखनी है। किसने बेचा, तो ARE CRE में पड़ी है, वहां से निकाल दें। किसने खरीदा, पी का स्टॉक तो नहीं काटा, स्टॉक क्रेडिट कर दें। फॉर्मेट नहीं याद करने टी अकाउंट्स के, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। जनरल एंट्री आनी चाहिए जी। CRE गुडविल कितनी है, 28। आगे 48 12। कैरी डाउन। ये देखें, ये आज एक नया अकाउंट आ गया 157.8 जी। CRE NCI इन्वेस्ट, इनको इन इन्वेस्टमेंट्स में नहीं डालना, ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अलग लाइन है। ये इन्वेस्टमेंट कुछ और अदर इन्वेस्टमेंट्स है, इनको इसमें मिक्स नहीं करना जी। 157.8 डेटर 30 और 30 कैंसल कर दें। अब शोहर कहता रहे मैंने दूसरी बीवी से 25 लेने हैं, इस पे कोई एतराज नहीं, स्टैंडर्ड को बिल्कुल कोई एतराज नहीं, इसमें शो करते रहो आप लोग, कोई मसला नहीं, कैंसिल नहीं करना। बस 25 को किसी 25 से कैंसिल नहीं करना जी। ओके, अब होमवर्क के सवाल तो ऑब्वियसली क्वेश्चन 3 होगा, ये तो जरा अच्छा सवाल होगा। इसमें कुछ सब्सिडरी की भी काफ़ी सारी एडजस्टमेंट डाली होंगी हमने, और एसोसिएट की भी डाली होंगी, ये तो फिर 1.5 सफ़े पे सवाल चला गया। कोई नहीं, बस ये सवाल मेरे ख्याल से ऐसे कर लीजिएगा शुरू।
बस ये 1400 ही आपको चाहिए, बस ये जो 1400 है, बाकी तो आपको होमवर्क के सवाल में कुछ भी नहीं चाहिए होगा, 1400 ही चाहिए होगा। अगले सफ़े पे है ना ये सवाल। ओके, हैंड रिटन पेजेस। ये होगा हैंड रिटन पेज, एसोसिएट्स, दूसरा पेज। पहली लाइन काट दें, ये जो मैंने काटा हुआ है, ये देखें मैं रेड से काट देता हूं। दूसरी लाइन, वी विल नेवर कंसोलिडेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एसोसिएट। आगे लिखें लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन आपने कंसोलिडेट नहीं करना, एमसीक्यूज में ये लफ्ज यूज करता है लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को कंसोलिडेट नहीं किया करना। तो पहला काम पेपर में काटना हुआ करेगा, काटने से पेपर शुरू होगा। तो किसकी काट दें एसेट्स और लायबिलिटीज? एसोसिएट के। कोई गुडविल वगैरह नहीं होती एसोसिएट की। अच्छा, इंटरकंपनी बैलेंसेस बिटवीन पी एंड ए सच एज डेटर, क्रेडिटर, लोन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, मैनेजमेंट फी रिसीवेबल, ये तो मैंने अपनी तरफ से डाली लाइनें ग्रीन वाली। दीज विल नेवर बी कैंसल्ड, इनको कभी कैंसल नहीं करेंगे। कैंसल हो नहीं सकती ना, असल में एक ही किताबें ही नहीं उठाई। ये 25 क्यों नहीं कैंसिल हो सका? 25 तो नजर आने लग गया इधर। पेरेंट कह रहा था मैंने, अच्छा इसको रॉयल फैन समझ लें एसोसिएट को, और सब्सिडरी यूफोन थी, ये रॉयल फैन है। तो पेरेंट कह रहा था मैंने एसोसिएट से 25 लेने हैं, एसोसिएट क्या 25 इधर नजर ही नहीं आ रहा था, तो कैंसिल कैसे करते? तो मजबूरी में से फिर शो कर दिया करेंगे बस। पेरेंट कहता रहे मैंने एसोसिएट से लेने हैं, लोगों की स्टैंडर्ड वाले की ये राय थी कि इसको ना कैंसिल किया करेंगे डेटर क्रेडिटर को। ओके, intercompany balances such as debtor, creditor, loan, management fee receivable, management fee payable will not be eliminated. These will not be cancelled. बाकी यार ये तो आपको पता है, we will record post acquisition profit of A from acquisition till balance sheet date, यानी closing minus pre, वो जो एक बेसिक एडजस्टमेंट है हमारी, क्लोजिंग माइनस प्री इंटू पीस परसेंटेज लिख लें, आपने लिखना है तो। इन्वेस्टमेंट में ये डेबिट किए हमने और सीआरई में क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट और सीआरई क्रेडिट। ओके, सेल ऑफ स्टॉक अगर ऑन प्रॉफिट हो, अगर ऑन लॉस हो तो एंट्रीज उल्टी हो जाएंगी जी। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट और पीस। अब फिगर कौन सी यूज करनी है? ये वाली जो टिक की है, ये फिगर यूज किया करनी है। किसने बेचा? ए ने, तो एआरई कहां पड़ी है? सीआरई डेबिट कर दें। किसने खरीदा? तो पी का स्टॉक तो नजर आ रहा है, उसे खत्म करें। किसने बेचा? पीआरई सीआरई में पड़ी है। किसने खरीदा? ए का स्टॉक तो नजर नहीं आ रहा बैलेंस शीट में। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसने बेचा? ए ने। एआरई सीआरई में पड़ी है। किसने खरीदा? हाँ, ये एडजस्टमेंट तो आज मैंने नहीं कराई आपको, क्योंकि ये शायद होमवर्क में, ये तो आसान सी एडजस्टमेंट है। पी की बैलेंस शीट में तो पीपी नजर आ रहा है, पी का पीपी तो हमने उठाया हुआ है, खरीदार पीपी पी है ना, उसका तो पीपी पड़ा हुआ है, वहां से कैंसिल कर दें, कोई मसला नहीं। किसने बेचा? ओ इधर इधर किसने बेचा? तो एआरई खत्म कर दें। किसने खरीदा?
तो पी के बैलेंस शीट नजर आ रही है, इसका पीपी गेन लेस डेप्रिसिएशन नेट गेन पी शेयर, क्रॉस से मुराद होता है फिगर, इस फिगर को यूज करना है। किसने बेचा, पीआरई को खत्म कर दें सीआरई से। किसने खरीदा, ए का पीपी नजर नहीं आ रहा, ए का पीपी हमने कैंसिल कर दिया था, जोर किस पे निकाल दें, तो ये पी टू ए में दोनों एंट्रीज देख लें सेम ही है। अच्छा, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी यही एंट्री है, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 7, नॉर्मली देयर इज नो नीड टू अप्लाई ओवर शेयर इन ए, क्योंकि वो फिगर ही उस तरह दी होगी, उस पर शेयर लगा होगा। डिविडेंड ऑफ एसोसिएट इफ इट इज रिकॉर्डेड तो डू नथिंग, इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड तो इंशाल्लाह फिर किसी क्लास में बात करेंगे। ये था जी, हाँ जी, किसने बेचा, ए ने, एआरई सीआरई में पड़ी हुई है। किसने खरीदा, तो पी के तो एसेट्स हमें बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं, खरीदार पी है ना, तो पी के एसेट्स हमें बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं, ये 430, इनमें से माइनस कर दें। स्टॉक में भी तो यही नहीं किया था, अभी देखें स्टॉक में भी यही किया था, पी का स्टॉक नजर आ रहा है, स्टॉक क्रेडिट किया था। बाकी ये पेज अब मैं नहीं कराता होता, ये पेज अब मैं नहीं कराता होता, टी काउंट्स के फॉर्मेट, फिर बच्चे वो फॉर्मेट्स को रटने लग जाते हैं, ये फॉर्मेट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको रहने दे बस, पेज 2 इज इनफ। तो एंट्रीज याद रखें, फॉर्मेट्स टी काउंट के क्यों याद रखने हैं, क्योंकि एंट्रीज लॉजिक की बेस पे इंशाल्लाह पेपर में हो जाया करेंगी। IAS 28 पे वापस आ जाए। भाई आज 1:50 से 2:10 तक कंसोलिडेशन की थोड़ी मैंने आपको थ्योरी पढ़ानी है, इधर आना हो इधर आ जाइएगा, वरना घर जाके अटेंड कर लीजिएगा। 2:05 तक तो कंपनी लॉ की क्लास में शायद आपकी गुंजाइश होती है। IAS 28 की भी थोड़ी सी थ्योरी है, वो मैं आपको अभी से लेके 1:15 बजे तक पढ़ाने लगा हूँ। IAS 28 की भी थोड़ी सी थ्योरी है। अच्छा माय डियर, स्टैंडर्ड ये कहता है कि 20%, 21%, 22% शेयर अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई कंपनी आपकी एसोसिएट हो सकती है। अगर आपने 16% शेयर खरीदे हुए हैं तो भी एसोसिएट हो सकती है। अगर आपने 12% शेयर खरीदे हुए हैं, 8% शेयर खरीदे हुए हैं तो भी एसोसिएट हो सकती है। हमने कहा ये कैसे? कहते हैं अगर आपने उस कंपनी में पीटीसीएल, यूफोन, रॉयल फैन का पुराना ओनर था कतर का किंग, और अब हम ओनर बन गए हैं और हमारे साथ एक मेन ओनर इंजमाम भी है। समझ आ रही है बात? पीटीसीएल, यूफोन और रॉयल फैन, तो रॉयल फैन हमारी एसोसिएट है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने रॉयल फैन के 7, 8, 9%, 11%, 12% शेयर खरीदे तो भी आप इसकी वर्किंग 7 वाली एंट्रीज कर दें। हमने कहा वो क्यों? कहते हैं अगर आपने रॉयल फैन में अपना एक डायरेक्टर रखवा दिया है, इसकी काफी है। फिर अगर 6-7 डायरेक्टर हैं, उसके एक डायरेक्टर आपका है ना उसके अंदर, तो आप चलाएं वहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक बंदे की भी बात सुनी जाती है। लेकिन अगर आपने 8% शेयर खरीदे हैं और कोई डायरेक्टर नहीं आप रखवा सके, फिर आप फारग हैं। लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, अभी मैं सफा नहीं खुलवाऊंगा आपको ये कौन से, मैं फिर बाद में बताऊंगा। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं ले सके तो कोई मसला नहीं, आप जब उनकी पॉलिसीज बन रही हो और डिसीजन हो रहे हो डिविडेंड बांटने के, और आपको बुला के मशवरे मांगे जाते हो पीटीसीएल के डायरेक्टर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे आपने उसके 12% ही शेयर खरीदे हुए हैं, यू कैन स्टिल कॉल दैट योर एसोसिएट। इन सारी बातों के दरमियान में मैं और लिखवाऊंगा आपको, यानी कि इनमें से कोई एक बात भी हो जाए। कई दफा ऐसे होते हैं वो आपको रॉयल फैन वाले को डायरेक्टर भी नहीं रखने देते, आपको मशवरे में भी नहीं बुलाते,
लेकिन बहुत ज्यादा आपस में सेल परचेज हो रही होती है चीजों की, मटेरियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू एंटिटीज। पीएस को पीए को स्टॉक बेच रहा है एपी को, पीए पीए एपी एपी पीए एपी पीए एपी पीए एपी, लगे हुए हैं बार 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 स्टॉक बेचने एक दूसरे को, कभी स्टॉक बेचने, कभी फिक्स्ड एसेट बेचने, कभी ये कर रहे हैं, कभी मैनेजमेंट सर्विसेज कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी लोन दे रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन शुरू हो गई हैं इन दोनों के दरमियान। तो कहते हैं फिर, लेकिन ये आप लोग खुद जज नहीं किया करेंगे डेटा देख के पी टू ए ने इतनी सेल है तो ये वो खुद बताया करेगा। हाँ वो तो अलग बात है, वो मैं कर लेता हूं आपसे, उसके इससे ताल्लुक नहीं। कई दफा ऐसा होता है आप ज्यादा चीजें भी नहीं बेच रहे होते, आपका डायरेक्टर भी नहीं उधर कोई होता और आपको पॉलिसीज मेकिंग में बुलाया भी नहीं जा रहा होता, लेकिन मैनेजमेंट पर्सोनल इंटरचेंज होते रहते हैं। यानी आप लोगों का सीईओ कुछ दिन के लिए उनका सीईओ बन जाता है जाके पीटीसीएल वालों का। यस, नाउ यू आर एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, क्योंकि आज ये तो एसोसिएट की बातें है ना। आज मैंने आपको कंसोलिडेशन में ये पढ़ाना है कि कई दफा हम 45% शेयर खरीद रहे होंगे और हम उसको अपनी सब्सिडरी भी कह देंगे। तो ये परसेंटेजेस ना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 20 से 50 वाली मेरी एसोसिएट है और 50 से ऊपर वाली मेरी सब्सिडरी है। ये परसेंटेजेस नहीं है, असल में लफ्ज है कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जब हमारा कंट्रोल हुआ करेगा वो हमारी क्या बन जाया करेगी, सब्सिडरी। जब हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ करेगा वो क्या बन जाया करेगी, एसोसिएट। ऐसे ही लोगों ने शुरू कर दिया हुआ 51 से 100 कंट्रोल होता है और 20 से 50 सिग्निफिकेंट, लेकिन स्टैंडर्ड में आज हम पढ़ेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ऐसी रूल ऑफ थंब बनाया हुआ है, असल ये बात है। और अगर कोई मैनेजमेंट पर्सोनल भी आपके सीईओ वगैरह एक्सचेंज नहीं होते तो बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक कंपनी ने दूसरी को दे दी है। तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन तो एक तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे को दे रहे हैं, बस अकाउंटेंट मुझे तो लगता है वेले बैठे थे, उन्होंने 5-6 चीजें लिख दी, किसी ने छठी भी चीज बोली होगी, अगले ने कहा कि चुप अब बहुत हो गया। जाहिर बात है अब इसी तरह ये 5 चीजें बनती है, जो को 5 आसमानों से तो नहीं इनको पता चले थे पॉइंट से, 5 ऐसा आपस में ऐसे बैठे होंगे अकाउंटेंट, उन्होंने कहा होगा यार और भी कई दफा हमें लगता है कि अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो घर में कुछ अम्मी ऐसी चीजें करती हैं जिससे पता चल जाता है कि घर में अम्मी की चल रही है या अब्बू की चल रही है। तो ये चीजें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है पेरेंट का ऊपर हेडिंग पढ़ें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, पेरेंट का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। जी आप कोई सवाल पूछ रहे थे? नहीं, दोनों में से एक होगी, वही हम आज दूसरी थ्योरी में पढ़ेंगे, दोनों में से एक होगी, दोनों बातें नहीं होंगी। नहीं, वो मैं बताऊंगा, वो बताएंगे। अच्छा, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी, पेज नंबर पहला, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी। मिसाल के तौर पे रॉयल फैन, ओवर विच पीटीसीएल हैज क्या, पीटीसीएल के इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट नॉट अ कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं। कंट्रोल की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज दूसरी क्लास में, बट नॉट अ कंट्रोल, कंट्रोल नहीं है। और जॉइंट वेंचर होते हैं दोनों 50-50 ओन कर लें, कोई ये भी नहीं है। ये किसकी डेफिनेशन है, याद नहीं करनी, बस 2-3 दफा पढ़ लेनी है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट, इट इज अ पावर टू, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन 20% नहीं है, 20 to 50%, ये इसकी डेफिनेशन कुछ और है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज अ पावर, और ये पावर कैसे एक्सरसाइज होती है, पावर ऐसे एक्सरसाइज होती है, ये मिसालें हैं पावर एक्सरसाइज होने की। इट इज अ पावर टू कंट्रोल, ना पावर टू कंट्रोल तो आज हम 150 के बाद पढ़ेंगे। इट इज नॉट अ पावर टू कंट्रोल, इट इज जस्ट अ पावर टू पार्टिसिपेट। जैसे बड़े भाई को नहीं घर में मशवरे हो रहे हो तो उसको बुला लिया जाता है, पावर टू पार्टिसिपेट होती है, पावर टू कंट्रोल नहीं होती उसके पास। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड
ऑपरेटिंग, ये तो आपको पता ही ना, फाइनेंशियल होते हैं कैश के मसले, ऑपरेटिंग होते हैं मैनेजमेंट के मसले। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी, बट प्लीज इट इज जस्ट अ पावर टू पार्टिसिपेट, इट इज नॉट अ कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसीज। कंट्रोल नहीं करने देना, अगर कंट्रोल करने लगे ये पॉलिसीज फिर तो ये हमारी सब्सिडरी बन जाएगी। अब इस डेफिनेशन में से बातें निकालें। नंबर 1, पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी। इन्वेस्टी कौन है? इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टी कौन है? रॉयल फैन, जिसको आज हमने ए कहा है, एसोसिएट। वैसे कहते हैं दुनिया में पता है क्या चल रहा है, प्रिजम्पशन आमतौर पे ये चल रही है कि इफ एन एंटिटी होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद ये सब्सिडरीज वगैरह को डाल के 20% या मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ अनदर एंटिटी, तो दुनिया वाले ये अज्यूम करते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। और however holding 20 to 50% of equity of another entity means a general rule that significant influence exists. Conversely, there is a presumption that significant influence does not exist. और इसके साथ ही लोग कहते हैं कि significant influence नहीं है if the entity holds less than, यानी दोनों बातें उसने कर दी ना। कहते हैं आमतौर पे 20 से 50 वाला एसोसिएट होता है और 20 से नीचे वाला एसोसिएट नहीं होता। दिस अजम्पशन इज कैंसल्ड, लेकिन ये अजम्पशन कैंसिल कर दो, 20 से नीचे वाले को बना दो एसोसिएट। दिस अजम्पशन इज कैंसल्ड, इस अजम्पशन की धज्जियां बखेर दो। इफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, अगर ये चीजें पाई जा रही हो, the existence of influence is usually evidenced in one or more of following ways. one हो तो भी चल जाएगा, more हो तो भी चल जाएगा। ओके, a majority ownership by another investor does not stop parent from having significant influence. बात को समझिएगा, ये हमारी आज की आखिरी बात है। देखिएगा इधर, ये एसोसिएट है। आज की मिसाल, मैंने 40% शेयर इसमें रखे हुए हैं, 30 किसी के पास हैं, 30 किसी के पास हैं, पूरे हो गए बल्कि। तो आप, मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही है, मेरा सिग्निफिकेंट, बाकी क्या कहते हैं मुझे उससे कंसर्न नहीं, मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही, अल्लाह का शुक्र है बस। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं ये दोनों मिल के ना मैं फारग हो जाऊंगा। तो प्लीज मेरा क्या है सिग्निफिकेंट, मेरा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल के लिए मुझे फिर इनमें से किसी को साथ में लाना पड़ेगा। तो प्लीज अगर ये दो साथ मिल गए तो मैं फारग हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40% मीन्स आई एम हैविंग अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओनली, आई एम नॉट हैविंग अ कंट्रोल। पहली बात ये होगी। इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास 60% ओनरशिप है इंजमाम के पास, तो लोगों ने स्टैंडर्ड को कहा अब इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं चलना, क्योंकि अब तो कंट्रोल टोटली इंजमाम के हाथ में आ गया। स्टैंडर्ड कहते हैं ऐसी बात ना करो यार, मुझे ये बात नहीं पसंद आई तुम लोगों की। लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, ये देख लो कि कहानी बिगड़ गई है इंजमाम का। यार हम कहेंगे यार 40% है, हमारी बोलने तो मौका तो दिया करेगा ना। डायरेक्टर भी हमारा एक उधर है, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उससे, टेक्निकल ये करते हैं वो करते हैं, इतना तो ना करो ना। तो लोगों ने स्टैंडर्ड वालों को कहा यार ऐसी सूरत में ना हमें लग रहा है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा बेचारा पीटीसीएल। आप लोगों को भी शायद लग रहा हो, लेकिन अब मैं क्या करूं। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, स्टैंडर्ड कहता है अ मेजॉरिटी ओनरशिप बाय एन अदर, a majority ownership by an other will not stop me from exercising significant
इन्फ्लुएंस, बार बार बोलें, a majority ownership by इंजमाम will not stop PTCL from exercising significant influence, क्योंकि PTCL के पास अल्लाह का शुक्र है 20% से ऊपर चीजें हैं, तो आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका। ये ना कहेंगे कि वर्किंग 7 वाली अकाउंटिंग ही खत्म कर दें, आप वर्किंग 7 वाली अकाउंटेंट कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड कहता है, इतनी बोंगियां ना मारो, मुझे जरा पढ़ने दें। अच्छा, आमतौर पे इस तरह नहीं होता कि 60, आमतौर पे तो आपको पता है 10%, आमतौर पे इस तरह कहानियां चल रही होती हैं, लेकिन इधर भी हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही होता है। वो मैं एक मिसाल आज कराऊंगा आपको कि 1% के शेयर होल्डर्स हैं बहुत सारे, वो तो मैं आपको इसको सब्सिडरी बना दूंगा मैं, वो तो आज अजीब मिसाल होगी, आप हैरान हो जाएंगे 1/50 पे कि मैं कहूंगा मेरे पास 40% शेयर है और बाकी लोगों के पास 1% शेयर है। इमरान खान नहीं है, अब बाकियों के पास 1 तो अब अल्लाह का शुक्र है जिसके पास 40 होते हैं तो माइट इज राइट, पता नहीं ये गलत लोगों ने मुहावरा बनाया है, तो माइट इज राइट, तो ये इंशाल्लाह 8-10 को पैसे मिला लिया करेगा अपने साथ, आप लोग टेंशन ना लें, ये मिला लिया करेगा। वो बात और है, वो मैं बाद में कराऊंगा। फिलहाल मुझे बता दें मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। अंग्रेजी बताए ना, अंग्रेजी। आ मेजॉरिटी ओनरशिप बाय एन अदर इन्वेस्टर, आगे डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग। हाँ, तो मुझे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लगाने से नहीं बोल सकते, मैं अपनी मीटिंग में डंके की चोट पे बोला करूंगा, मुझे पता है चलनी तुम्हारी है लेकिन मुझे बोलने का राइट प्लीज है। तो मेजॉरिटी ओनरशिप किसके पास है? बाय एन अदर इन्वेस्टर, डज नॉट स्टॉप PTCL फ्रॉम हैविंग। जी, तसल्ली से आप ये नोट करें, इसके साथ ये एरो खींचे, ये डायग्राम बनाएं तसल्ली से, और 60% के साथ लिखें इंजमाम, और ऊपर बड़ा बड़ा लिखें ये मेरे लिए क्या है, एसोसिएट, और 40% किसके पास है, PTCL के पास। मेरा तो रहेगा ना, मेरा तो 40 है, उनकी पता नहीं हाँ अच्छा, सिर्फ अब 3 बातें सुन लें एंड पे। पहली बात, रूल ऑफ थंब है 51 से 100% तक आप चले जाएं तो सब्सिडरी, 20 से 50 पे आ जाएं तो, ये पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर 20 से कम भी है और इन 5 में से कोई एक बात भी पाई जा रही है तो भी मेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तीसरी बात मेरी नज़र में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी उसने आखिर में डाल दी, आई कैप ने भी डाल दी अपनी किताब में। तीसरी बात यह है कि लोगों का कहना था अगर कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डर आ जाए तो फिर भी क्या मेरा इन्फ्लुएंस रहेगा, तो स्टैंडर्ड ने कहा हाँ 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 जाने दो, आपका इन्फ्लुएंस रहेगा, ये बोल भी लिया आपको तो थोड़ा सा बोलने का मौका देगा ही।